राज्यसभा और इसके साथ साथ पवन कल्याण जी माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर जो हमारे अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी गारू, जो कि अब मंच पर उनका पदार्पण हो रहा है, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री भारत सरकार। एक बार करताल ध्वनि के साथ आइए वंदन अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी गारू जी का। इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उनका शुभागमन हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कारम, शुभोदय और स्वागतम आप सभी का। देवियों सज्जनों, आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। देवियों सज्जनों, राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती की इस वर्ष में सबसे पहले तो बारंबार आप सबको बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये यात्रा राजभाषा की जो 50 वर्षों की यात्रा है अपने आप में बहुत उपलब्धियों से भरी हुई है। और बीते 11 वर्षों में राजभाषा विभाग ने जिस तरह से हिंदी को और भारतीय भाषाओं को साथ लेकर ये यात्रा आरंभ करने का एक विजन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दक्षिण संवाद में उसी श्रृंखला में आयोजन है हैदराबाद में ऐतिहासिक धरा पर, जिसमें आदरणीय जी किशन रेड्डी जी माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हरवंश जी माननीय उपसभापति राज्यसभा, पवन कल्याण जी माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, प्रोफेसर माणिक्यांबा हिंदी शिक्षाविद तेलंगाना की, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति है। प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी हिंदी शिक्षाविद तेलंगाना, साथ ही मंच पर श्रीमती अंशुली आर्य जी सचिव राजभाषा विभाग भारत सरकार और डॉक्टर मीनाक्षी जोली जी संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग। इन सभी विशिष्ट अतिथियों का आप सबका एक बार वंदन अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। और आइए अब मैं निवेदन करूं आप सभी से कि आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए। आप सबसे प्रार्थना है आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। देवियों सज्जनों, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाषा हम सबके जीवन में संस्कारों की लौ प्रज्वलित करती है, हम सबको रोशनी देती है, राह दिखाती है। भावनाओं के अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को, देश को, व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। ऐसी भाषा हम सबकी भाषाएं इसी भाव के अभिव्यक्त करती हैं, सभी भारतीय भाषाएं, और सबके कल्याण की कामना के साथ, सबके सुख और सबकी समृद्धि की कामना के साथ। इसीलिए कार्यक्रम के आरंभ में आप दीप प्रज्वलन का समय है देवियों सज्जनों। और इसीलिए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी जी माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, और उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि आदरणीय हरवंश जी माननीय उपसभापति राज्यसभा, श्री पवन कल्याण जी माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, और सभी गणमान्य विभूतियों से जो मंचासीन हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। सबके सुख की, सबके आनंद की, देश की समृद्धि और विकास की कामना इस रूप में हम करेंगे, और हम सब, आप सब उसी भाव के साथ इसमें शामिल हैं।
ముందుకెళ్దామా పొద్దున్నారా ముందుకెళ్దాం ఆడియో ముందుకెళ్దామా बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि और सभी मंचासीन विभूतियों का, जिन्होंने एक सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन और संचार हम सबके भीतर किया है इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से। ऐसी विभूतियों का वंदन अभिनंदन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री जी किशन रेड्डी गारू जी, जो कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। मैं श्रीमती राधा कत्याल नारंग जी, निदेशक राजभाषा विभाग, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबके बीच इतने स्नेह के साथ हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय जी किशन रेड्डी जी का शुभागमन जो हुआ है, तो करताल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। शॉल के साथ एक चिराला पारंपरिक पेंटिंग है, राजभाषा विभाग की कॉफी टेबल बुक भी है और देवियों सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक जो परंपरा, प्रतीक और पराक्रम का भाव अभिव्यक्त करती है, ये पुस्तक भी भेंट करके माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी गारू, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, उनका वंदन अभिनंदन आप सबके करताल ध्वनि की गूंज एक साथ आनी चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए। इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय जी किशन रेड्डी जी का उनकी उपस्थिति के लिए और उनके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम दक्षिण संवाद राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती का हम सबके लिए स्मरणीय होगा। मैं निवेदन करूंगा श्री अनिल कुमार उप सचिव कि वे हम सबके बीच पधारे। श्री हरवंश गारू जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा, जो स्वयं कलम के ऐसे धनी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से और सार्वजनिक जीवन में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में जिनका अपना योगदान इस रूप में है जो हम सबको सदैव प्रेरित करता है, तो उन्हें इस अवसर पर शॉल भेंट करके उनका वंदन अभिनंदन करने के लिए मैं अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगा। करताल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। शॉल, इसके अलावा एक पेंटिंग है जो यहाँ की अपनी पहचान चिराला पेंटिंग के रूप में है। राजभाषा विभाग की एक कॉफी टेबल बुक भी है जिसमें बहुत सारी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित की गई है। वो भी कॉफी टेबल बुक भी राजभाषा विभाग की ओर से माननीय हरवंश जी को यहाँ भेंट की जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर पर वो पुस्तक परंपरा, प्रतीक और पराक्रम, इस भाव की अभिव्यक्ति जो हम सबको गर्व से भर देती है, गौरवानुभूति कराती है, ऐसी पुस्तक भी भेंट की जा रही है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग, कि वे आए और हम सबके बीच यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान पवन कल्याण जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, करताल ध्वनि आप सबकी तरफ से, जिनकी सिनेमा की पहचान से भी ज्यादा विस्तार उनकी लोकप्रियता को मिला, उनके अपने उस समर्पण की वजह से जो प्रदेश की और राष्ट्र के गौरव को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं, उसके माध्यम से। तो ऐसी विभूति पवन कल्याण जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ बहुत बहुत स्वागत, पवन कल्याण गारू जी, और आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए मैं निवेदन करूंगा कुमार पाल शर्मा जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग, की वे आए और प्रोफेसर माणिक्यांबा, हिंदी शिक्षाविद तेलंगाना से, जिन्होंने जो हिंदी विद्वान के रूप में जिनकी पहचान है, अनुवादक और शिक्षिका के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। करताल ध्वनि आप सबकी तरफ से प्रोफेसर माणिक्यांबा जी के लिए, जिनके योगदान को हम नमन करते हैं और जिनका योगदान और व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति उनका लगाव बहुत ही अनुकरणीय है और प्रेरणा भी हम सबको मिलती है उससे। तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन प्रोफेसर माणिक्यांबा गारू का, हिंदी शिक्षाविद तेलंगाना। और अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर रघुवीर शर्मा जी। इस सम्मान के बाद अगला जो सम्मान होगा उसके लिए मैं रघुवीर जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन अभी प्रोफेसर माणिक्यांबा जी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत इस अवसर पर। रघुवीर शर्मा जी, उप निदेशक राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर अनंत कृष्णन गारू, हिंदी शिक्षाविद, तमिलनाडु के बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद हैं और तमिलनाडु में जहां 1918 में बापू ने हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी और जहां हिंदी के प्रचार को लगातार उस सभा के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला है, उस प्रदेश से प्रोफेसर अनंत कृष्णन गारू यहाँ पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। एक बहुत ही समर्पित हिंदी प्रचारक, 1967 से हिंदी शिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं और हम सबको प्रेरित करते रहे हैं। वे तमिलनाडु में विशेष तौर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए युवाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते रहे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमती भावना सक्सेना, सहायक निदेशक राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं। सचिव राजभाषा विभाग भारत सरकार श्रीमती अंशुली आर्या जी को
यहाँ उनका वंदन अभिनंदन करने के लिए शॉल भेंट करके, एक पारंपरिक सुंदर यहाँ की शॉल है उसको भेंट करके, और साथ ही चिराला पेंटिंग और राजभाषा विभाग की तरफ से कॉफी टेबल बुक और ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेरक पुस्तक जिसका विमोचन पहले किया गया था, वही पुस्तक जो ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथाओं को अभिव्यक्त करती है शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से। परंपरा, प्रतीक और पराक्रम, ये है वो पुस्तक, और उसके साथ साथ कॉफी टेबल बुक। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सचिव महोदया का। और अब मैं श्री संतोष कुमार, अनुसंधान अधिकारी राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, उनका स्वागत करने के लिए और उन्हें भी शॉल भेंट करके, एक पारंपरिक शॉल जो यहाँ की अपनी पहचान भी है, और उसके साथ साथ एक चिराला पेंटिंग भी है, ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक जो परंपरा, प्रतीक और पराक्रम, वो भेंट की जा रही है, और उसके साथ साथ राजभाषा विभाग की कॉफी टेबल बुक। तो एक बार इन सबका आप सबके तरफ से, सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों स्वागत, अभिनंदन, वंदन है इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का। हम सबके लिए सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है, और ये क्षण हम सबके लिए गौरव से भरा हुआ है। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा सचिव राजभाषा विभाग, भारत सरकार, श्रीमती अंशुली आर्य जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए और साथ ही कार्यक्रम का विवरण भी आपके समक्ष रखने के लिए पधारें। सचिव महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री किशन रेड्डी जी, केंद्रीय कोयला राज्यसभा के माननीय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण, तेलंगाना की प्रतिष्ठित हिंदी शिक्षक वाणी चंबा जी, तमिलनाडु के हिंदी शिक्षाविद श्री अनंत कृष्णन जी, देश भर से पधारे हिंदी के समर्पित अधिकारीगण, विद्वज्जन, पत्रकार और सभा सभी राजभाषा विभाग दक्षिण संवाद के सुअवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी को सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हमारे बीच हैदराबाद के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माननीय श्री किशन रेड्डी जी, जिन्होंने सामाजिक कल्याण को लेकर जिनकी प्रतिबद्धता हम सबको प्रेरित कर रही है, और जो मौजूदा में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं, और उनके संरक्षण में ही आज का आयोजन संपन्न हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। मैं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी वैचारिक स्पष्टता, भाषाई सादगी और लोकतांत्रिक मर्यादा हम सबके लिए प्रेरणा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी, तेलुगु सिनेमा के नायक से सामाजिक चेतना के दूत बनने तक आपकी यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपका मंच पर होना हमें उत्साहित करता है। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर पी माणिकम्बा दक्षिण भारत की प्रतिष्ठित हिंदी विद्वान, अनुवादक और शिक्षिका हैं, जिन्होंने हिंदी तेलुगु साहित्य को सेतुबद्ध करने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। आपका कार्य हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी के विकास की प्रेरक मिसाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदया। प्रोफेसर N.S. अनंत कृष्णन तमिलनाडु के समर्पित हिंदी प्रचारक हैं, जिन्होंने तमिल भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रचार प्रसार को जीवन धर्म बनाया है। वे दक्षिण भारत में हिंदी चेतना के अग्रदूत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का ये उत्सव दक्षिण भारत में राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह दक्षिण संवाद इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि हिंदी को पूरे देश ने राजभाषा के रूप में अपनाया है। अतः राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह भी केवल एक दिन का केंद्र में उत्सव न रहकर पूरे देश में मनाया जाना चाहिए, और इसी विचार के साथ हम इस गरिमामय आयोजन में हैदराबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि पर एकत्र हुए हैं। हैदराबाद, जहां तेलुगु, हिंदी,
उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के स्वर एक साथ गूंजते हैं। यह केवल एक शहर नहीं, भारत की बहुभाषिक आत्मा का प्रतिबिंब है। हम सब जानते हैं कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, घोषित किया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। पहले खेर आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम आया, उसके बाद राष्ट्रपति जी के आदेश 1968 के आए। तत्पश्चात केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके चेयरमैन होते हैं, उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि राजभाषा विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसका गठन किया जाए। अतः राजभाषा विभाग का गठन 26 जून 1975 को किया गया और इसका उद्देश्य था कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग का नियमित और अधिक इस्तेमाल हो। उस समय हम जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में अधिकतर काम अंग्रेजी में होता था और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का अभ्यास नहीं था। राजभाषा विभाग ने समय समय पर नियम बनाए, नीति बनाई, योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण आरंभ किया, तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए, कार्यशालाएं आयोजित की। इन प्रयासों से हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में सशक्त रूप से बढ़ा। इस दिशा में संसदीय राजभाषा समिति की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है, जिनके निरीक्षणों ने सरकारी तंत्र को प्रेरित किया। यह हर्ष का विषय है कि राजभाषा विभाग आरंभ से ही तकनीक को साथ लेकर चलता है। मंत्रा, लीला, ई शब्दकोश और अब कंठस्थ इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं और हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद इस यात्रा को एक विशेष गति मिली। आज हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन देश और विदेश में सरल और सरस हिंदी में होते हैं, जिससे भारत की युवा शक्ति की भाषा के प्रति दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 5 पढ़ में से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व, इसका आह्वान विभाग के लिए सतत प्रेरणा का स्रोत रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में गृह मंत्रालय में भी 100% कार्य हिंदी में हो रहा है और अन्य मंत्रालय भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं। विगत 26 जून को भारत मंडपम में आयोजित राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में माननीय श्री अमित शाह जी ने विभाग की 50 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को संघर्ष, साधना और संकल्प की परिणति बताया। उन्होंने हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं की सखी बताते हुए स्पष्ट किया कि मातृभाषा में शिक्षा और प्रशासन आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। उनका यह वक्तव्य राजभाषा विभाग की भावी मार्ग को दिशा देने वाला रहा, जिसमें सर्वभाषा समभाव और सांस्कृतिक आत्मगौरव की भावना मुखर थी। विशेष बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देश से राजभाषा विभाग अब केवल हिंदी का नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साथ संवाद सेतु का माध्यम बन गया है। आपको सबको मालूम है कि भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हो चुकी है। यह एक नवीन युग का प्रारंभ है। इस अनुभाग के माध्यम से अब केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से पत्राचार संबंधित राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा में किया जाए। यह अनूठी पहल है और निश्चित ही एक युगांतरकारी प्रयास सिद्ध होगा। इसके अलावा हिंदी शब्द सिंधु जो पूर्णतया डिजिटल शब्दकोश है, उस पर भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और माननीय गृह मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि 2029 तक इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ शब्दकोश बनाना है।
पहली बार राजभाषा विभाग ने 3 महत्वपूर्ण प्रकाशन इस अवसर पर किए थे, जिसमें कॉफी टेबल बुक है, किताब है भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी सह अस्तित्व की गाथा, और तीसरी जो हमारे हृदय को छू चुकी है हमारी पुस्तक है सिंदूर प्रतीक पराक्रम। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं नमन करना चाहती हूँ दक्षिण के उन सभी साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी के विकास और लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। श्री मोटूरी सत्यनारायण, श्री नादिल्ला पुरुषोत्तम कवि, कर्णवीर नागेश्वर राव, श्री बालकृष्ण राव, श्री वाराणसी राममूर्ति रेणु, अल्लूरी वैरागी, बोधराजू वेंकट सुब्बाराव जी शंकर रेड्डी, श्री कामाक्षी राव और भी अन्य अनगिनत हमारे विद्वान रहे हैं, जिन साहित्यकारों ने उत्तर दक्षिण के बीच में साहित्य सेतु का निर्माण किया। आज इस आयोजन को सार्थक बनाने के लिए देश के कोने कोने से पधारे आप सभी अधिकारियों को, साहित्यकारों को, भाषा प्रेमियों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह हमारे इस प्रयास को और सार्थक बनाता है। एक बार पुनः मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथियों सहित आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों का राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती के शुभ समारोह में मैं हृदय तल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राजभाषा विभाग की यह स्वर्णिम यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और यह विभाग भविष्य में भी भारत की भाषाई चेतना का दीप प्रज्वलित करता रहे, इसी मनोकामना के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सचिव महोदय का, श्री आर्य जी का। स्त्रीलुमारे सचिवगारा हैदराबाद चारित्रिका भूमि की स्वागतम। आप सबका पुनः इस ऐतिहासिक जगह पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं बीते लगभग 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, उनकी दृष्टि के अनुरूप और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग ने न सिर्फ हिंदी बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने का, उनके संवर्धन का, इन सब के लिए बड़े अनूठे, सार्थक और सारगर्भित प्रयास किए। हमने राजभाषा विभाग की इन पहलों और गतिविधियों पर आधारित एक फिल्म आपके लिए तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। से ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी, विविधता में रंगे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी। संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी के वर्तमान मानक रूप तक की यात्रा उतनी ही विविध रही है जितनी की हिंदी की बोलियां। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित हो भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की और 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना उसी भाषाई स्वाभिमान के उद्घोष की प्रतिध्वनि है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को प्रभावशाली भाषा बनाना और उसे तकनीकी रूप से अधिक उपयोगी बना जन जन तक पहुंचाना है। इस महान कार्य को निष्ठा से करते हुए आज राजभाषा विभाग ने पूरे किए हैं 50 वर्ष और इस गौरवमयी यात्रा का उत्सव 26 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मनाया गया। यही भारत मंडपम सितंबर 2024 में हिंदी के राजभाषा बनने की हीरक जयंती का भी साक्षी बना था। ये स्वर्णिम उत्सव भारत को उसकी जड़ों से पुनः जोड़ने के उस वैचारिक अभियान का प्रतिबिंब है जिसके लिए विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गनिर्देशन में कार्य कर रहा है। जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, उद्देश्य था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल
उत्सव का प्रारंभ माननीय गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा विभाग की स्वर्णिम यात्रा को चिन्हित करते हुए स्मारक सिक्के के विमोचन से हुआ। इस शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग ने संस्कृति और सम्मान से भरी अपनी 5 दशकों की यात्रा की झलक कॉफी टेबल बुक के माध्यम से प्रस्तुत की। तत्पश्चात भारत की विविध भाषाओं के सह अस्तित्व की गाथा का जयगान किया गया। भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी पुस्तक के माध्यम से ये केवल एक पुस्तक नहीं, एक युग दृष्टि है जो दर्शाती है भारत की विविधता में एकता की चिंतन धारा को। हिंदी भाषा केवल संवेदना का स्वर नहीं, पराक्रम का तेज भी है। समारोह में सिंदूर पुस्तक के लोकार्पण द्वारा विभाग ने भारतीय सेना के अदम्य साहस को शब्दों में संजोने का प्रयास किया। वही साहस जिसने ऑपरेशन सिंदूर से भारत के माथे पर विजय तिलक लगाया। भाषाई स्वाभिमान के इस स्वर्ण जयंती उत्सव को आगे बढ़ाया राजभाषा भारती पत्रिका के लोकार्पण ने। राजभाषा विभाग का ये स्वर्ण जयंती विशेषांक विभाग की उपलब्धियों के साथ साथ हिंदी को सशक्त बनाने में विभाग के योगदान की कहानी भी कहता है। इस सुअवसर पर हिंदी साहित्य के अमर नामों को भी एक अलग प्रकार की आदरांजलि दी गई। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है और प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर और ईश्वरीय न्याय कहानियों का विमोचन कृतियों की मूल पांडुलिपियों के साथ किया गया। विविधता के रस में डूबे इस आयोजन की सबसे बड़ी पूंजी रही दर्शकों की करतल ध्वनि, विद्वानों की गरिमामयी उपस्थिति और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आत्मीय निर्देशन। सभी पुस्तकों का लोकार्पण और विमोचन माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से किया गया। राजभाषा विभाग के 50 वर्ष, संस्कृति, स्वाभिमान और हर्ष। तो देवियों सज्जनों, राजभाषा विभाग की यात्रा जो हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं की यात्रा है, उसमें आप सबकी सहभागिता को हम नमन करते हैं और आप सबको इस बात के लिए बधाई स्वर्ण जयंती वर्ष की राजभाषा की। राजभाषा विभाग की तरफ से ऐसे आयोजनों में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हिंदी और राजभाषा से जुड़े हुए जो हमारे तमाम केंद्र सरकार के कार्यालय और उपक्रम हैं, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। और अब ये समय है जब उन पुस्तकों का विमोचन यहाँ मंच पर माननीय मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी जी और साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय श्री हरिवंश जी और पवन कल्याण जी और मंचासीन विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में हूँ। और इस क्रम में मैं माननीय मुख्य अतिथि और माननीय मंचासीन विभूतियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से इसका विमोचन करेंगे और मैं एक एक करके सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनकी पुस्तकों का विमोचन यहाँ होना है। और इस क्रम में सबसे पहले एक कॉफी टेबल बुक है जिसका शीर्षक है अथक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु की तरफ से ये पुस्तक है प्रकाशित की गई है और माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी से निवेदन है कि इसका वे विमोचन करेंगे। सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथि इस विमोचन में भी शामिल होंगे। आपको ये बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय बेंगलुरु की पहल BEL कॉफी टेबल बुक अथक, इसमें वर्षों के दौरान BEL में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो अनूठे प्रयास किए गए, अभिनव पहल की गई और उपलब्धियां जो रही है उसका सुंदर सचित्र विवरण इसमें कॉफी टेबल बुक में शामिल किया गया है। एक बार आप सबकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए। कॉफी टेबल बुक अथक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु की इस पुस्तक के लिए। और इसके बाद अगली पुस्तक जो है वो ONGC MRPL बेंगलुरु की ओर से है, हिंदी कार्यशाला अध्ययन सामग्री पुस्तक, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जिसका विमोचन मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से पंचासीन विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में कर रहे हैं। ये कार्यालय हिंदी के प्रशिक्षण हेतु एक बहुत ही व्यवहारिक दस्तावेज है और दैनंदिन कार्यों में हिंदी का सहज, सुगम और व्यवहारिक उपयोग करने के लिए कार्मिकों को सक्षम बनाने के प्रयोजन से इस पुस्तक का प्रकाशित किया गया है। एक बार आप सबकी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। ONGC MRPL बेंगलुरु की टीम को इस हिंदी कार्यशाला अध्ययन सामग्री के प्रकाशन के लिए जिसका आज यहाँ विमोचन हो रहा है। अगली जो पुस्तक है तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से है, ये दिनदर्शिका है
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विरचित दिनदर्शिका के विमोचन के अवसर पर मंच पर तमिलनाडु केंद्रीय विद्यालय के कुल सचिव आचार्य आर तिरुमुरुगन भी उपस्थित होंगे। इस दिनदर्शिका का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुक्कुल के महत्व को संपूर्ण भारत के जनमानस तक पहुंचाना है, जिनका उल्लेख भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अनेक बार मन की बात के माध्यम से और अन्य मंचों पर किया है। दिनदर्शिका में प्रत्येक तिरुक्कुल का अर्थ तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हिंदी भाषी लोग भी तिरुक्कुल का अर्थ आसानी से समझ सकेंगे। इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय की उस पूरी टीम को, जिनके माध्यम से ये पुस्तक प्रकाशित हुआ है, दिनदर्शिका का प्रकाशन हुआ है। बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद जो अगली पुस्तक है, भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की देवियों सज्जनों, नवीनतम श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर आधारित ये पुस्तक है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसमें जलवायु परिवर्तन के बावजूद लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश के गरीब किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन इसमें शामिल किया गया है। और डॉक्टर आर राजेंद्र आर चापे, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर सीतारा सत्यवती इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये महत्वपूर्ण संयोजन और प्रकाशन जो है इसके माध्यम से हुआ है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तेलुगु में साइबर सुरक्षा पर कार्टून पुस्तिका का प्रकाशन जिन्होंने किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टीम इस समय मंच पर है। बहुत ही उपयोगी और बहुत रोचक ये पुस्तिका है। हिंदी के साथ साथ इसमें तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि कार्टून के रूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक और कम शिक्षित लोगों से लेकर शिक्षित लोगों तक सभी वर्गों के लिए बहुत रोचक और उपयोगी जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से मिल सकती है इन भारतीय भाषाओं में, हिंदी सहित। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए। कार्टून पुस्तिका जो कि साइबर सुरक्षा को लेकर समर्पित है, उसका विवरण इसमें बहुत ही रोचक ढंग से शामिल किया गया है, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी। और इसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल की पुस्तिका माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से विमोचित होगी। देश के सबसे बड़े रक्षा उद्यमों में से एक भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद की उत्पादक विवरणिका है। और इसमें देश की तीनों सेनाओं के लिए बनाकर दिए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, विभिन्न अंतर्जल अस्त्र और प्रतिमारक प्रणालियों को उनका परिचय और तकनीकी विशेषताएं इसमें शामिल है। ऐसे 32 लगभग उत्पाद हैं और इन रक्षा उत्पादों में से कुछ का प्रयोग और सफल प्रयोग, प्रभावशाली प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया। तो उन सबका विवरण जो इसमें शामिल है, श्री होम निधि शर्मा, उप महाप्रबंधक और प्रधान राजभाषा विभाग के इस समय इस विमोचन के अवसर पर मंच पर इसका विमोचन करवा रहे हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल हैदराबाद की ये रचना, ये पुस्तिका। और अब इंडियन बैंक चेन्नई की ओर से पूर्वोत्तर भारत और देवधराम उत्तराखंड, ये दो पुस्तकें हैं जिनका विमोचन आज मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन विभूतियों के कर कमलों से होने जा रहा है। आपको ये बता दें कि इंडियन बैंक चेन्नई इंडियन बैंक द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति और धरोहर पर आधारित पुस्तिका के प्रकाशन का एक बहुत ही नवोन्मेषी कार्य शुरू किया है। और इस श्रृंखला में इंडियन बैंक द्वारा पूर्वोत्तर भारत को केंद्रित कर एक पुस्तक का प्रकाशन हाल में किया गया, पूर्वोत्तर भारत एक सांस्कृतिक यात्रा, जिसका विमोचन हो रहा है। और दूसरी पुस्तिका है देवधराम उत्तराखंड, जिसमें देश के हर प्रांत के कुछ जो विशेष संदेश होते हैं उसी रूप में उत्तराखंड को लेकर इसमें शामिल की गई है जानकारियां। बहुत रोचक जानकारियां हैं, उपयोगी जानकारियां हैं। इसके लिए इंडियन बैंक चेन्नई को बहुत बहुत बधाई आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब केंद्रीय हिंदी संस्थान समन्वय दक्षिण, ये पुस्तिका, इसका विमोचन जो है यहाँ मंच पर होगा। दक्षिण भारत की साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित ये बहुत ही एक उपयोगी पुस्तिका है, जिसका विमोचन मुख्य अतिथि महोदय के और मंचासीन विभूतियों के कर कमलों से यहाँ हो रहा है। देवियों सज्जनों, तो एक बार सबके लिए और इनके लिए भी, यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान समन्वय दक्षिण के प्रकाशन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये समर्पण का भाव इस रूप में आगे बढ़ता रहे, ये हम सब की अभिलाषा है। और इस रूप में हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार और प्रसार निरंतर आगे बढ़े। इस देश में संपर्क के रूप में राजभाषा हिंदी और आत्मीयता के साथ सभी भारतीय भाषाओं का एक संबंध बने। अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर उन सभी विजेताओं को जिन्होंने स्वर्ण जयंती वर्ष में तमाम खेल से जुड़ी प्रतियोगिताओं को जो है
तो उन विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से और मंचासीन विभूतियों के कर कमलों से यहाँ उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बहुत उत्साह के साथ आप सबने इसमें भाग लिया था। केंद्रीय सचिवालय, सीमा संपर्क और राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उनको आज यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है। सभी प्रतिभागियों के लिए आपकी तरफ से करतल भर के साथ सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं शतरंज प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय और प्रथम स्थान पर रहने वाले श्री विक्रम सिंह, अपर सचिव संसदीय राजभाषा समिति। पहला स्थान इन्होंने शतरंज की प्रतियोगिता में अखिल भारतीय जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें केंद्रीय सचिवालय, सेवा संपर्क और राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ट्रॉफी और प्रमाण पत्र आप सबके करतल ध्वनि के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, क्योंकि खेल के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता भी है, तो इनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और बधाई विक्रम सिंह को। इस क्रम में दूसरा पुरस्कार जिन्हें मिल रहा है धीरज कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी बायोटेक्नोलॉजी विभाग। वे मंच पर इस समय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथियों के महोदय के कर कमलों से ये शील्ड और प्रमाण पत्र और आपके करतल ध्वनि के साथ ही आपका स्नेह भी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई धीरज कुमार को, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी बायोटेक्नोलॉजी विभाग। अगला नाम तृतीय स्थान के लिए अनुज खरब, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी NIA, उन्हें आमंत्रित करता हूं और उन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि मिलकर ये सम्मान देंगे। आदरणीय जी किशन रेड्डी जी और पवन कल्याण जी, ये शील्ड और साथ में प्रमाण पत्र विजेता होने का तीसरे स्थान के लिए देवी सज्जनों अनुज खरब आपके सामने ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता जो एकल में हुई पुरुषों के वर्ग में, उसमें जो विजेता है उसमें द्वितीय स्थान के लिए शिव कुमार, MTS राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं द्वितीय स्थान के लिए। प्रथम स्थान के जो विजेता है वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है और इसीलिए द्वितीय स्थान शिव कुमार, MTS राजभाषा विभाग, तालियां उनके लिए भी जरूर बननी चाहिए इन सभी के लिए। तीसरे स्थान पर नीरज कुमार, उप निदेशक भारत निर्वाचन आयोग, उन्होंने भी हिस्सा लिया इस टेबल टेनिस एकल प्रतियोगिता पुरुषों के वर्ग के और उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया नीरज कुमार ने, उप निदेशक भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने टेबल टेनिस एकल प्रतियोगिता में। प्रमाण पत्र और साथ में शील्ड और तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। टेबल टेनिस एकल जो प्रतियोगिता हुई महिलाओं के वर्ग में, उसमें जो हमारी विजेता हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। पहले स्थान पर सुश्री रश्मि राणा, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से, और रश्मि को ये पहला पुरस्कार मिल रहा है एक शील्ड के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में और साथ में ये स्नेह आपकी करतल ध्वनि के रूप में, आप सबकी ऊर्जा से भरी, प्रोत्साहन से भरी तालियों के रूप में। दूसरा स्थान सुश्री अंजलि कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो आपकी तालियों के साथ अंजलि का भी बहुत बहुत अभिनंदन। तीसरे स्थान के लिए सुश्री गीता को आमंत्रित करता हूं, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, विदेश व्यापार महानिदेशालय। ये बहुत बड़ा सम्मान है राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में। माननीय केंद्रीय जी किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में ये सम्मान मिल रहा है इस समय। सुश्री गीता, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, विदेश व्यापार महानिदेशालय, बहुत बहुत बधाई इन्हें। टेबल टेनिस जो डबल पुरुषों के वर्ग में जो प्रतियोगिता हुई उसमें जो हमारे विजेता है, उसमें पहले स्थान के विजेता, उसमें जो दूसरे सदस्य, क्योंकि दो लोगों की टीम थी, उसमें एक सदस्य नहीं है, दूसरे सदस्य को आमंत्रित करता हूं आशुतोष। अगले जो दूसरे स्थान के लिए जो विजेता रहे हैं उनको आमंत्रित कर लेता हूं। श्री नरेंद्र, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी CISF, और श्री अनुज खरब, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी NIA, ये दो लोगों ने मिलकर डबल के वर्ग में, टेबल टेनिस में पुरुषों के वर्ग में जो प्रतिभागिता की, अपनी सहभागिता की इस प्रतियोगिता में, उन्हें ये सम्मान मिल रहा है। दूसरे स्थान का ये सम्मान शील्ड और प्रमाण पत्र दोनों को इस समय मंच पर मिल रहा है। और टेबल टेनिस डबल पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया श्री शिव कुमार, MTS राजभाषा विभाग, और श्री कृष्णा जी पांडे, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली। ये दोनों मंच पर हैं और इनके लिए गौरव भरा क्षण है क्योंकि आज ये सम्मान उन्हें मिल रहा है आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी ऊर्जा से भरी और सम्मान से भरी, स्नेह से भरी करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों शील्ड और साथ में प्रमाण पत्र भी और ये सम्मान भी और स्नेह भी आप सबका उन्हें मिल रहा है। और टेबल टेनिस
जो डबल्स की प्रतियोगिता महिलाओं के वर्ग में की गई, उसके विजेताओं को मैं आमंत्रित करता हूं, दो करके वो भी आएंगे अपनी अपनी टीम के। और पहला स्थान जिस टीम ने हासिल किया, सुश्री मीनू कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी विद्युत मंत्रालय और सुश्री अंजलि कुमार कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये दोनों जिन्होंने भाग लिया एक साथ टेबल टेनिस डबल्स की प्रतियोगिता में महिलाओं के वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो तालियों की गूंज के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और यह सम्मान भी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी के कर कमलों से मिल रहा है। और इसमें दूसरे पुरस्कार, दूसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को भी मैं आमंत्रित कर लेता हूं। सुश्री गीता वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय और सुश्री रश्मि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी विद्युत मंत्रालय, ये दोनों दूसरे स्थान पर रहे इस प्रतियोगिता में। और इन्हें अब ये प्रमाण पत्र और ट्रॉफी माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से इस मंच पर आप सबकी बहुत ही स्नेह से भरी करतल ध्वनि के साथ देंगे सचिव। बहुत सारी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ मिलकर तालियां बजाएं और इस परिसर में इस आयोजन को अपनी ऊर्जा से स्पंदित करें और इनको प्रोत्साहित करें। तृतीय स्थान इस वर्ग में इस प्रतियोगिता में हासिल किया सुश्री रोज बहालेन केरेकेट्टा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय और सुश्री रेखा सहायक निदेशक शिक्षा मंत्रालय, इन दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पधारेंगे और ये सम्मान प्राप्त करेंगे। और अगली जो प्रतियोगिता है देवियों सज्जनों, बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता पुरुषों के वर्ग में, और इसमें जो प्रथम और द्वितीय स्थान के लिए वो क्लब यहां उपस्थित नहीं हो सके हैं। तीसरे स्थान के लिए श्री आई.ए. खान वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी संसदीय राजभाषा समिति, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से ये सम्मान प्राप्त करेंगे। तो इन्हें ये सम्मान आपके कर्तव्य भर के साथ, आपकी पूरी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ देंगे सज्जनों। और महिलाओं के वर्ग में ये जो प्रतियोगिता हुई बैडमिंटन एकल की, उसमें मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया सुश्री रेखा, नाम है उनका, सहायक निदेशक शिक्षा मंत्रालय, आमंत्रित करता हूं उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, जिस तरह से उन्होंने खेल में हिस्सा लिया, अपनी क्षमता, अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ से ये स्थान प्राप्त किया है, अपने कौशल से सुश्री रेखा, उन्हें ये सम्मान मिल रहा है। और दूसरा स्थान इस प्रतियोगिता में मिल रहा है देवियों सज्जनों, यहां मंच पर सुश्री मीनू कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी मध्य विद्युत मंत्रालय, श्री मीनू, उन्हें आमंत्रित करता हूं, मीनू जी को कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी विद्युत मंत्रालय, उन्हें ये सम्मान इस समय प्रदान किया जा रहा है। और इन सबको और उन सबको जिन्होंने भाग लिया, भावना और भाग लेना, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, मंचासीन विभूतियों का, ये सारा स्नेह देकर हम सबको उन्होंने अभिभूत किया है और हम सबको प्रोत्साहन भी दिया है और गौरव की अनुभूति का अवसर भी दिया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। प्रदान किया जा रहा है और इन सबको और उन सबको जिन्होंने भाग लिया, भावना और भाग लेना, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, मंचासीन विभूतियों का, ये सारा स्नेह देकर हम सबको उन्होंने अभिभूत किया है और हम सबको प्रोत्साहन भी दिया है और गौरव की अनुभूति का अवसर भी दिया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। देव सज्जनों, मंचासीन विभूतियों में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी को विभिन्न तौर तरीकों से, चाहे वो अनुवाद हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे उसका प्रचार प्रसार हो, इन सभी माध्यमों से और इन सभी तरीकों से हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यहाँ हम सबके बीच प्रोफेसर माणिक्यांबा, जो कि हिंदी शिक्षाविद हैं, तेलंगाना से उनका संबंध है और हम सबकी प्रेरणा के स्रोत भी हैं, क्योंकि हिंदी शिक्षण से लेकर लेखन और अनुवाद तक में उनका बहुत योगदान है। तो मैं आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर माणिक्यांबा जी से कि वे इस अवसर पर अपने वक्तव्य के लिए पधारें। प्रोफेसर माणिक्यांबा जी। सभा को नमस्कार। आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी श्री कृष्ण रेड्डी जी,
माननीय आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी, माननीय विशिष्ट अतिथि उपसभापति राज्यसभा श्रीमान हरिवंश जी, इस सभा में उपस्थित अंशुली जी, श्रीमती मीनाक्षी जी, और किसी का नाम भूल गई तो क्षमा करना। भारत की भाषा, समन्वय की भाषा, भारतीय राजभाषा हिंदी का आज इतना बड़ा समारोह हो रहा है, ये देखकर मैं आनंद और उत्साह से प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि मेरे 55 साल के जीवन के कार्यकाल में मैंने राजभाषा को प्रारंभ की सीढ़ी से देखा है। आज इस तरह वो पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत होने जा रही है। ये जो है मुझे, मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है, हर भारतीय के लिए भी। और भारतीय भाषाओं के साथ चलते हुए समन्वय की दृष्टि से राजभाषा के रूप में हिंदी का जो विस्तार हो रहा है, ये 50 वर्ष में इतना ज़्यादा काम हुआ है, मैंने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। किसी भी राजभाषा, किसी भी भाषा के लिए, किसी विशेष विशिष्ट प्रकार की भाषा के लिए 50 साल का समय कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। इसलिए भविष्य में इसका कार्य सुगम होगा, भविष्य इसका उज्जवल होगा, हिंदी का राजभाषा के रूप में स्थापन होगा। यहाँ महादेवी जी की एक उक्ति मुझे याद आती है, मैं उसको आपके सामने रखूंगी। भारत जैसे महान देश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा के एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान है, सार्थक है, जो रागनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न स्वर देता है। ये सभी भाषाएं मिलकर, सभी सुरों से मिलकर राजभाषा की वीणा झंकृत होगी, इसी आशा के साथ नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर डॉक्टर पी मणिकांबा जी, जिनका हिंदी के प्रति और हिंदी और तेलुगु के बीच सेतु के रूप में जिनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरक है। और आपके जलगीतम की चर्चा तो सर्वत्र होती है, क्योंकि उसका जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अनुवाद का पुरस्कार दिया था, तो उसके बारे में सबको इस माध्यम से मालूम चला था। और आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने भी 2008 में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए इसको पुरस्कृत किया था। तो इस तरह के बहुत सारे आपके योगदान हैं हिंदी को, तेलुगु को, और इसके बीच के सेतु को मजबूत करने के लिए आपने निरंतर प्रयास किया है, अपने लेखों के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से। दिव्य सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर हम सबके बीच प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी की भी गर्मामयी उपस्थिति है। आप जानते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने मद्रास में जो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, उसके माध्यम से पूरे दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत गति मिली और एक सोच उभरी भाषा को लेकर और राजभाषा को लेकर। प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी भी एक समर्पित हिंदी प्रचारक हैं तमिलनाडु के, और तमिल भाषी होने के साथ उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का धर्म बनाया है और 1967 से हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को, युवाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों को उन्होंने जोड़ा है इस भाषा के साथ, भाषा के संस्कार दिए हैं और हिंदी भाषा के साथ भी जोड़ा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए उनका वंदन अभिनंदन करें। आपका ब्लॉग भी बहुत लोकप्रिय है, 1.5 लाख से भी अधिक उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें।
आज राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय भाषा विद्वानों को जोड़ने के लिए जो समारोह हो रहा है, इस मंच पर पधारे किसान श्री जी किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, और हरिवंश माननीय उपसभापति श्री पवन कल्याण, माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, प्रोफेसर माणिक्यांबा हिंदी विषय शिक्षाविद तेलंगाना, श्रीमती अंशुली आर्या सचिव राजभाषा विभाग, मीनाक्षी जवली सचिव राजभाषा विभाग, और यहाँ पधारे हुए राजभाषा प्रेमियों, भारतीय भाषा प्रेमियों और पत्रकारों, फोटोग्राफर, सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम, सादर प्रणाम, वणक्कम वणक्कम वणक्कम। आज की सभा में मैं तमिलनाडु के सभी प्रमाणित प्रचारकों की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे जो मौका राजभाषा विभाग के द्वारा, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा जो मौका मिला है, और जो इतने सज्जन लोग हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम से जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। मैं तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी नहीं है, ऐसा सोच ही भारत भर में फैल रहा है, लेकिन हिंदी न होने पर भी अपनी इच्छा से पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, और अपनी इच्छा से हिंदी प्रचार को घर घर फैलाने के लिए हजारों प्रचारक आज भी मौजूद है। इसलिए तमिलनाडु जो भाषा का केंद्र है, हिंदी के प्रति विरोधी नहीं है। इसे स्टालिन ने भी कह दिया है कि हम हिंदी के विरोधी नहीं है, हिंदी जो चाहें सीख सकते हैं। ये हमारे लिए दूसरा द्वार आसान बना दिया है हिंदी के प्रचार के लिए। इसलिए एक जमाने में दलों का नाम नहीं बताता हूँ, हिंदी किताब को हाथ में देखते ही मारेंगे, उसे खींच कर जलाएंगे, लेकिन आजकल हिंदी के किताब को देखते ही हमने हिंदी न सीख कर भूल की है, हिंदी सीखनी चाहिए। ऐसे एक अनुकूल वातावरण तमिलनाडु में हो रहा है, और ये हैदराबाद मेरे लिए बहुत ही एक जीवन को मोड़ देने वाली एक शहर है, क्योंकि 1977 में यहाँ हिंदी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 3 दिन चला था नुमाइश मैदान में। उसमें हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तब मैं तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी भाषण देने का मौका मिला। मैं इतना कहा, तमिलनाडु में तब भी जब हिंदी का विरोध आंदोलन बहुत तेज से चल रहा था, तब भी हिंदी के प्रति मेरे पास कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यह तमिलनाडु की एक विशेषता है। दूसरी तमिलनाडु की विशेषता है, देखिए, जो भी तमिलनाडु में आते हैं वे अपनी भाषा को भूल जाते हैं, तमिल के तमिलनाडु बन जाते हैं। आप तमिल के महाकाव्यों को देखने पर 3 महाकाव्य जैन मुनियों ने लिखा है, जो तमिलनाडु में आए हैं, ये तमिल के भाषी बन गए हैं। आज भी सौकापेट में किशोर चंद्र सोरडिया तमिल में डॉक्टरेट है, उनके समान तमिल में भाषण देने के लिए, तिरुकुरल में भाषण देने के लिए कोई नहीं है। इस प्रकार तमिलनाडु में जितने भी तेलुगु वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं, मलयालम वाले हैं, सब तमिलनाडु के आकर तमिल के भाषी बन गए हैं। ये तमिलनाडु की विशेषता है। दूसरी बात है, इस आंदोलन में मैंने हैदराबाद में 1977 में पहला भाषण दिया था। तभी मुझे हिंदी के प्रति इतना प्रेम हो गया, हिंदी के प्रचार में ही मन लग गया। कई प्रोफेसरों से, कई विद्वानों से मुझे बातें कहने का मौका मिला। उस 48 साल के बाद, 48 ईयर्स के बाद
मुझे आपकी सम्मान विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, मैं तमिलनाडु का प्रतिनिधि हूँ और मैं इतना कहता हूँ, तमिलनाडु के जितने भी प्रमाणित प्रचारक थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए। तमिलनाडु की जनता को तमिल सीखने के लिए होना चाहिए। मेरा शहर पழனி है। ये पழனி जो है तमिलनाडु की एकता, भारतीय एकता के लिए एक प्रसिद्ध पवित्र शहर है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद असुली में ये प्रधान स्थान पழனி का मुरुगन मंदिर है। ये पழனி जो है दो शब्दों से बना है, पल और नी का कि तुम, फल का कहे अगल बात में बोलने वाला परम, परीक्षा फल हो या जो भी भगवान की कृपा का वरदान फल हो या आम का फल हो, ये सब फल कहते हैं। ये फल शब्द अखिल भारत में बोला जाता है। यही तमिलनाडु की विशेषता ही। परम शब्द तमिल में परम कहते हैं, लेकिन हिंदी में फल कहते हैं, अखिल भारत में बोली जाती है। ऐसे हजारों शब्द हम तमिल आज भी तमिल में व्यवहार में है, जो तमिल के वातावरण के अनुकूल हिंदी सीखने के लिए लोग तैयार हैं। 3 शब्द प्रधान है भारत में, सत्य करना है, जो भी कार्य उन्नति करना है सत्य करना है। दूसरा अधिक कहते हैं, कम ही बोलते हैं तो हिंदी में कम कहते हैं। व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। इस प्रकार भारतीय एकता के लिए गांधी जी के, विनोबा जी ऐसे एक महान थे जिन्होंने आज से हिमाचल पैदल चलकर हिंदी में ही भाषण किया था। ये अंग्रेजी जानते थे, पारंगत थे, लेकिन एक भी शब्द वे अंग्रेज में प्रयोग नहीं करते थे। और उनका एक उद्देश्य था, नागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि बनाना है। तेलुगु सीखना है तो नागरी लिपि में सीखेंगे, और तमिल सीखेंगे तो नागरी लिपि में सीखेंगे, क्योंकि तमिल में एक ही पा है। एक ही पा को लेकर तमिल बोलना मुश्किल है। फल भी वही है, फल भी वही है, भल भी वही है, भला भी वही है। ये 4 पा के लिए एक ही पा को लेकर हम सीखते हैं। ये नागरी लिपि के द्वारा सीखने पर बहुत आसान रहेगा। इस प्रकार भारतीय एकता के लिए एक संपर्क भाषा, राजभाषा की जरूरत है। वह आजकल के वातावरण में हिंदी ही हो सकती है, और तमिल की हर बार हिंदी के कारण ही भारतीय एकता भले ही वह राजभाषा के रूप में दूसरे धीरे धीरे आएगा। कवि कन्नदास ने कहा, हिंदी मईले आडु आडु मेதுவாக आडु अलग मईले आडु तायகம் उन्हें तांगम तांगम। हे हिंदी मोर नाचो, धीरे धीरे नाचो, भारत भूमि तुमको अपनाएगी। ये कवि की भविष्यवाणी है। कवि सम्राट, चित्रपट के सम्राट कन्नदासन की कविता है, भारत भूमि तुमको अपनाएगी। इतना शब्द कहकर भारतीय एकता के लिए आसेती हिमाचल बने संस्कृत की बेटी है। ये हिंदी की संस्कृत के आध्यात्मिक के द्वारा आगे भारत में बोली जाती है। इसका प्रभाव हिंदी में है। तत्सम सत्य शब्द है। प्रेमचंद जी के पढ़ो, उर्दू आपको आ जाएगी। प्रसाद जी को पढ़ो, संस्कृत तद्भव शब्द आ जाएगा। इस प्रकार आसेती हिमाचल की एकता के लिए हिंदी प्रधान है। और हिंदी के जो जितने शब्द है, चित्रपट के द्वारा उर्दू शब्द और साहित्य के द्वारा तत्व शब्द हिंदी भारत की जोड़ने वाली एक भाषा के रूप में है। धीरे धीरे भारतवासी, तमिलनाडु के लोग भी इसका समर्थन करेंगे, हिंदी का विकास होगा। इन चंद शब्दों से जो मौका राजभाषा सचिव अध्यक्ष सबने दिया, उनके लिए मैं अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हुए यहाँ पधारे हुए सब लोगों को नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्ते। हेलो, बहुत बहुत आभार प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी का। आज भी आप उसी रूप में सक्रिय हैं जिस रूप में आपने 30, 35, 40 साल पहले शुरुआत की थी, और सनातन वेद और संत जगदीश्वर के तमिल वेद आजकल उस पर लेखन कर रहे हैं आप। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। दिव्य सज्जनों,
आमतौर पर हम सब देखते भी हैं, अनुभव करते हैं कि फिल्मी दुनिया से जुड़े बहुत ही लोकप्रिय कलाकार किसी दूसरे क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तब भी उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जो है वो सिनेमा ही होता है, उनकी फिल्म की पृष्ठभूमि होती है। लेकिन आदरणीय पवन कल्याण गारू जी तेलुगु सिनेमा के शीर्ष पर रहे ऐसे अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं जिनकी लोकप्रियता केवल सिनेमा के दायरे तक सीमित नहीं रही है। आपकी पहचान एक ऐसे युवा संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रही है जिनके मन में करुणा है, सामाजिक न्याय और जन कल्याण और युवा सशक्तिकरण को लेकर एक जुनून है और भारत की गौरवशाली परंपरा को लेकर एक प्रतिबद्धता है, एक समर्पण का भाव है और जिनकी वाणी में आपको सच्चाई का अनुभव होता है। इसीलिए आप जो कुछ भी कहते हैं लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह इस दक्षिण संवाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया। यहां आने के लिए एक बार आइए करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री पवन कल्याण गारू जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर सबसे पहले मैं सरस्वती के पवित्र चरणों में नमन करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभारी हूँ। उनकी हिंदी सेवा और सभी मातृभाषाओं के प्रति सम्मान भाव के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभारी हूँ। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री किशन रेड्डी जी तथा राज्यसभा के उप सभापति महोदय श्री हरिवंश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों, हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर माणिक्यांबा जी, प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी, अंशुली आर्या जी एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं पूरे देशवासियों को इस हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति और भाषाओं से बना है, लेकिन फिर भी हम एक हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा से जुड़ी हमारी एकता। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। हिंदी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। बात ब्रिटिश शासन की है। उस समय यूरोप से कुछ मिशनरी भारत आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक विद्वान गिड़गु राममूर्ति पंतलू से एक आदिवासी भाषा सीखी। नाम था सबर भाषा। फिर उसी भाषा में धार्मिक किताबों में अनुवाद किया। सोचिए, जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं,
कमाने के लिए तो जर्मन सीखते हैं, जापान जाते हैं तो जापानी, तो हम अपनी ही हिंदी भाषा से इतना डरते क्यों? ये डर क्यों? छुपा क्यों? झिझक क्यों? हम ये नफरत छोड़नी चाहिए, झिझक छोड़नी है। हिंदी कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में आसानी से समझी जाती है। सोचिए, जब हमें नौकरी में फायदा चाहिए होता है या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना है, तब हम हिंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं। पर जब बात राजनीति की आती है तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अब बताइए क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, करते हैं, पर जब बात राजनीति की आती है तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अब बताइए क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, तो हिंदी को अपनाने में शर्म कैसी? हमारे भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी तमिलनाडु से थे, लेकिन हिंदी को बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे भाषा वो होनी चाहिए जो दिलों का जोड़े। तो आइए हिंदी को भी इसी नजरिया से देखें, ना तो जबरदस्ती करें ना विरोध, बस समझो और अपनाएं। इस स्वर्ण जयंती के मौके पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ पंक्तियां में तेलुगु में बोलने के लिए अनुमति दीजिए। ఒక బెంగాలీ గీతం జాతీయ గీతమైంది, ఒక పంజాబీ భగత్ సింగ్ భారతదేశానికి ఒక రెవల్యూషనరీ ఐకన్. రాణా ప్రతాప్ శౌర్యానికి దేశానికి ఎక్కడో రాజస్థాన్లో ఉన్న రాణా ప్రతాప్, తమిళనాడులో ఉన్న అబ్దుల్ కలాం మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ ద్రావిడ ప్రాంతంలోనున్న ఒకళ్ళు చేసిన జెండా, మువ్వెన్నెల జెండా మన భారతదేశానికి తిరంగా అయింది. ప్రతి భాష జీవ భాష. మనం మాట్లాడే తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, వారిస, వడియా, ఏ భాషలైనా కావచ్చు, మన మాతృభాష. కానీ రాష్ట్ర భాష మటుకు హిందీ. మనం ఇంట్లో మాట్లాడుకోవడానికి మాతృభాష ఉంది, కానీ మన ఇంటి సరిహద్దులు దాటితే మనకి రాజభాష హిందీ ఉంది. ప్రపంచం మొత్తం విడిపోవడానికి కారణాలు వెతుక్కుంటూ ఉంది, కానీ మన దేశం మొత్తం ఈ రోజున కలవడానికి, ఏకం కావడానికి ఈ రోజున మన రాష్ట్ర భాషని వెతుక్కుంటుంది, అది హిందీ అయ్యింది. నేను అలాంటి రాష్ట్ర భాష హిందీని నేను స్వాగతిస్తున్నాను. ద్రావిడ భాషలు కావచ్చు, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, ఏ భాషలు కావచ్చు,
దేశంలోని అన్ని భాషలు కావచ్చు, మన మాతృభాష మీద మన గౌరవం ఉంటుంది. మన మాతృభాష అమ్మ అయితే, మన అమ్మ భాష అయితే దాని మన పెద్దమ్మ భాష హిందీ. విద్య, వైద్యం, వ్యాపారం, ఉపాధి, వీటన్నిటికీ అన్ని భాషలు, వీటి కోసం అన్ని భాషలు, మాండలికాలు, గోడల్ని ఛేదించుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు వీటి అవసరం కోసం. ఇలాంటి సమయంలో హిందీ వద్దనుకోవటం, హిందీని వ్యతిరేకించటం రాబోయే తరాల అభివృద్ధిని పరిమితం చేసినట్టు. ఒకరితో కలవడం అంటే, మన హిందీని నేర్చుకోవడం అంటే మన ఉనికిని కోల్పోవడం కాదు, మనం మరింత బలం చేకూర్చడం. మనం ఇంకొక భాషను అంగీకరించడం అంటే మనం ఓడిపోవడం కాదు, కలిసి ప్రయాణం చేయడం. హిందీని రాష్ట్ర భాషగా అడగటం అంటే, రాష్ట్ర భాషగా ఉండటం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సబ్మిషన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎడిషన్. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటేనే కదా మన ఐటీ రంగంలో అందిపుచ్చుకోగలిగాం. అలాంటిది దేశం మొత్తం మీద హైయెస్ట్ పాపులేషన్ మాట్లాడే థర్డ్ హైయెస్ట్ లాంగ్వేజ్ హిందీ. మరి దాన్ని నేర్చుకోవడంలో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎప్పుడు చూడాలి. ఉర్దూని యాక్సెప్ట్ చేసి, పర్షియన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి, ఉర్దూని యాక్సెప్ట్ చేసి హిందీని మీరు మా మీద రుద్దుతున్నారనేది చాలా చాలా అవివేకం అనిపిస్తుంది. If you could accept in Urdu, why don't we accept Hindi? What is the problem there? అందుకని ఇంకొకసారి ఈ రోజున సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ 31% ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ హిందీలో 70 రెవెన్యూ వస్తున్నాయి. వ్యాపారానికి హిందీ కావాలి, వ్యాపారానికి హిందీ కావాలి, నేర్చుకోవడానికి హిందీ ఇబ్బంది ఏంటి? దట్స్ మై క్వశ్చన్ ఆల్వేస్. అందుకని నేను మనస్ఫూర్తిగా 2000 ఎప్పుడో ఒక సినిమా చేసినప్పుడు, ఒక సినిమా కుషేన్ సినిమా చేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ మై కమిట్మెంట్ టు మై రాష్ట్ర భాష, నా భాష ఇది, నా హిందీ. ఈ మేరా జహాన్ ఎందుకు పెట్టానంటే ఆ రోజు నాకున్న హిందీ రాష్ట్ర భాష మీద నా గౌరవం. ఇది ఎందుకు ఒక తెలుగు సినిమాలో హిందీ పాట ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిన అవసరం వచ్చిందంటే, ఇది మాతృభాష నా తెలుగు అయితే నా రాష్ట్ర భాష హిందీ చెప్పడానికి చేస్తున్నారు. అందుకనే వన్ మోర్ టైం ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున ఇంకొకసారి శపథం తీసుకున్నాం. ఈ स्वर्ण जयंती के मौके पर आइए एक छोटा सा संकल्प लाएं, हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. ధన్యవాదాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, ये भावपूर्ण और उनकी वाणी की ये सत्यता, उसकी अनुभूति हम सब ने गहरे तक महसूस की है. हिंदी से प्रेम करें, हिंदी अपनाएं, हिंदी को आगे बढ़ाएं और हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाएं जो ही आगे बढ़ें, फले फूलें. आपकी उपस्थिति के लिए, आपके उद्बोधन के लिए और इस प्रेरक वक्तव्य के लिए हृदय से आभार पवन कल्याण गारू जी का. देवी सज्जनों, आज के इस आयोजन में मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथियों में एक ऐसे प्रखर पत्रकार, एक संवेदनशील राजनेता और एक विद्वान वक्ता के रूप में आदरणीय हरिवंश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हम सब के लिए सदैव से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं. राजनीति में आने से पहले अनेक वर्षों तक आपने पत्रकारिता की. धर्मयुग में उप संपादक के रूप में शुरुआत की आपने. उसके बाद रविवार और प्रभात खबर जैसे प्रकाशनों में काम किया और प्रभात खबर के प्रधान संपादक के रूप में आपका योगदान सदैव स्मरण किया जाता है, बहुत ही सम्मान के भाव से. किताबों से आपका लगाव हमेशा से रहा है. जब आपको पहली बार छात्रवृत्ति मिली थी, तब आपने उस पैसे से, जबकि और बहुत सारी आवश्यकताएं थी,
लेकिन तब उस पैसे से आपने सबसे पहले जो चीज खरीदी थी वो किताबें थी। तो किताबों से इतना स्नेह और इतना लगाव है उनका, और हम सब जानते हैं कि सदन हो या सार्वजनिक जीवन हो, आपने अपने सादगीपूर्ण आचरण से और विनम्रता से सबका दिल जीता है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व का अभिनंदन वंदन करते हुए उनसे निवेदन करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए आदरणीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी। नमस्कारम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, जिनकी ऊर्जा, दृष्टि और सदन में किसी सवाल को समृद्ध ढंग से जवाब देने की कला का मैं बड़ा प्रशंसक हूं, और जिनकी शुद्ध हिंदी, बेहतर हिंदी बोलचाल की, बहुत तथ्यों और तर्कों से भरी जुबान का भी प्रशंसक हूं। मेरी कामना है कि ऐसे युवाओं की राजनीति में बड़ी संख्या बढ़े। आपने अभी सुना आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी को सामाजिक पुनर्जागरण, अद्वितीय ढंग से अपनी बात कहने की कला, ज्ञान और भारतीय मिट्टी की सुगंध को प्रतिबिंबित करने वाली बातों के लिए वह देश और देश के बाहर भी लोकप्रिय है। मैं जब उन्हें सुन रहा था और बड़ी महत्वपूर्ण बातें उनकी मैंने सुनी तो मुझे डॉक्टर लोहिया की याद आई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनका बड़ा प्रिय शहर था हैदराबाद। आज से लगभग 58 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि फिल्में इस देश को एक करने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगी, वो इसके प्रतीक हैं। 58 वर्षों पहले जब भाषा के सवाल पर अलग अलग स्वर उठ रहे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चेन्नई और हैदराबाद से ये बात कही थी। जब मैं उन्हें सुन रहा था तो मुझे लगा कि इससे दूरदर्शी बात और क्या हो सकती थी। वह न सिर्फ अपनी प्रतिभा, कला की प्रतिभा, बल्कि सनातन मूल्यों और मिट्टी, इस देश की मिट्टी की सुगंध की जो बातें उनकी कहने में, कथन में रिफ्लेक्ट होती हैं, उन सबके हम सब प्रशंसक हैं। मैं जब यहां शिक्षाविद प्रोफेसर माणिक अंबा जी और तमिलनाडु के प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी को सुन रहा था तो मुझे याद आया कि इस मुल्क ने किन परिस्थितियों में अपनी राजभाषा की बात सोची। और एक तथ्य जितना मेरा सीमित ज्ञान है उसके आधार पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को डेवलप करने की कोशिश हुई, कि किसी किस खास प्रदेश की भाषा नहीं है। आज आप उत्तर में चले जाइए, वो कहते हैं राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, मैथिल। तो इस रूप में हमारे मनीषियों ने उन दिनों सोचा कि कैसे हम संपर्क की एक भाषा बनाएं जो देश को भावनात्मक रूप से, कामकाज से लेकर व्यापार के लिए एक मजबूत सूत्र में बांधे और संघर्ष के लिए बांधे आजादी की लड़ाई में। और उसमें कौन लोग थे आगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, राजगोपालाचारी, सुभाष बाबू, विनोबा जी का नाम अभी आपने सुना, और इसी मिट्टी से अनेक लोग, उसमें पट्टाभी सीतारमैया, ऐसे अनेक, और आदरणीय नरसिंह राव जी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं अनेक नाम गिना सकता हूं। ये सारे गैर हिंदी भाषी लोग थे, मैंने पिछले आयोजन में कहा था, जिन्होंने कहा कि राजभाषा के विकास की जरूरत है। इस अवसर पर जिन्हें आज पुरस्कार मिला अपनी प्रतिभा के कारण, उनको भी बधाई। जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उन्हें भी बधाई। और सचिव राजभाषा श्रीमती अंशुली आर्या जी, बहुत उल्लेखनीय काम करने के लिए उन्हें, उनकी संयुक्त सचिव समेत उनकी टीम को बहुत बधाई। पर उस विभाग के मंत्री आदरणीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख मैं न करूं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। मैं उल्लेख किया शुरू में कि आजादी की लड़ाई में हमारी चेतना को विकसित करने, हमें भावनात्मक रूप से ताकत बनाने के लिए
जिन लोगों ने राजभाषा की बात की वो सारे गैर हिंदी भाषी थे, जिसे आप एक पैमाने पर आज डिफाइन करके कहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं कि कैसे हम मजबूत हों। और इसके पीछे भावना क्या है? जब हम 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे करें, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर कहा, जिन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। इसलिए अपनी भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा और संपर्क भाषा की बात करना, उस मानसिकता से निकलकर अपने आत्मस्वाभिमान की बात करना, ये धारा है जिसको आज मजबूत होते हुए हम सब देख रहे हैं। इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए विशिष्टजन, महानुभावों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को स्वर्ण जयंती पर बहुत बधाई। यह आयोजन एक विभाग की स्थापना के 50 वर्षों का सफर पूरा होने का उत्सव नहीं, एक समृद्ध विचार का उत्सव है। वह विचार जो भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संविधान, संस्कृति और समरसता का सेतु मानता। राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की यात्रा केवल प्रशासनिक प्रयासों का सफर नहीं, यह भारत की सभी भाषाओं के बीच आपसी सामंजस्य, समन्वय का सफर है। उस रास्ते लोकतंत्र की गहराई तक पहुंचने का सफर है, लोकतंत्र के सौंदर्य और सरकार को फैलाने की यात्रा है। यहां आयोजित दक्षिण संवाद केवल राजभाषा नीति के विस्तार का प्रतीक नहीं, यह स्वीकृति है कि भारत की भाषाई एकता उसकी विविधता से उपजती है। यही विविधता भारत की आत्मा है और हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं उसकी अभिव्यक्ति। भाषा लोकतंत्र का सबसे गहरा आधार है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उसकी भाषा जनता की भाषा है या नहीं। जब कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बात करता है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया, तो उसकी अभिव्यक्ति में एक अलग ऊर्जा, आत्मीयता और सच्चाई होती है। यह हमारी संसद की ताकत है कि वह भाषाओं को नहीं बांटती बल्कि उसे मंच देती है। इस कारण इस आयोजन का नाम दक्षिण संवाद बहुत ही सुंदर, सार्थक और सटीक है। आपको याद होगा, बुद्ध ने जब बुद्ध धर्म दिया जो आज भी जीवित है, तो उन्होंने उस वक्त की लोक भाषा पाली को अपनाया। महावीर ने प्राकृत और जन भाषा को अपनाया। उस वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण शासन की भाषा थी उसको नहीं अपनाया। आज के इस विशेष अवसर पर पीछे मुड़कर देखें तो याद करें स्वतंत्रता संग्राम की भाषा के संबंध में क्या भूमिका थी। भाषा एक औजार भर नहीं थी, चेतना, समर्पण और संगठन का माध्यम थी। हिंदी ने देश के कोने कोने में आजादी के विचार को फैलाया। मैं इस धरती पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का स्मरण करना चाहूंगा। वो इसी आंध्र के थे। महाप्रभु ने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसी धरती से पी वेंकटराव, मोटूरी सत्यनारायण, जंदाल शिव शास्त्री जैसे देशभक्तों ने यहां हिंदी का प्रचार किया और पट्टाभी सीताराम रमैया जिन्होंने आगे इस पुरुषार्थ और परंपरा से इस धारा को आगे बढ़ाया। तेलंगाना और आंध्र की बहुत समृद्ध परंपरा राजभाषा में रही है। श्री आरिकुडी, डॉक्टर बालसौरी रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर आदेश्वर राव, प्रोफेसर रामा नायडू, डॉक्टर शेषण, प्रोफेसर भीम सेन निर्मल, डॉक्टर सूर्य नारायण भानु, श्री मोटरी सत्यनारायण से लेकर के और यहाँ बैठे प्रोफेसर माणिकम्बा जी, इन सबका हमें स्वागत करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और मैं कैसे भूल सकता हूं जब यहां बात करूं आदरणीय पीवी नरसिंह राव जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कई भाषाओं के जानकार थे। हिंदी अनुरागी नरसिंह राव जी ने 1968 में तेलुगु के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण जी के लिखे महान उपन्यास वेई पडगलू का सहस्र फंत नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। जब इस दक्षिण संवाद में मैं हैदराबाद की अपनी प्रिय धरती पर हूं, जहां मुझे जीवन के सबसे 2 बड़े उर्वर वर्ष गुजारने का अवसर मिला है, तो मैं कैसे रामोजी राव को याद न करूं। रामोजी राव ने ईटीवी और फिल्म सिटी के माध्यम से राजभाषा के प्रसार में जो उल्लेखनीय भूमिका निभाई, उसको गौरव की बात है। सभी महापुरुषों के साथ जिनसे मैंने राजनीति और सदन के संचालन का ककहरा सीखा, वो राजभाषा के हमारे राज्यसभा के पूर्व चेयरमैन, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का आज मैं नाम लेना चाहूंगा, जो इसी शहर में रहते हैं। उन्होंने देश की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाते रहने की हमेशा प्रेरणा दी। उनके चेयरमैन रहते सदन में
22 भाषाओं में संवाद की प्रणाली चालू हुई। यहां से एक एक लेखक जो तेलुगु के निकले, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला, विश्वनाथ सत्यनारायण जी, सी नारायण रेड्डी जी, रावरी भारद्वाज जी, अनेक उनकी कृतियों की चर्चा करूं तो समय लगेगा। दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम केवल भाषिक माध्यम नहीं है। ये प्राचीन भारतीय संस्कृति, श्रेष्ठ साहित्य, भक्ति काव्य, शास्त्रीय संगीत और दार्शनिक चिंतन की परंपरा है। राजभाषा नीति का लक्ष्य कभी नहीं रहा कि वह किसी एक भाषा को ऊपर और दूसरे को नीचे रखे। खासतौर से गृह मंत्री जी और 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश हर क्षेत्रीय भाषा को उसका गौरव सम्मान मिले, इसमें उल्लेखनीय कदम उठे हैं। आज नीट से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चे उस माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं और सक्सेस पा रहे हैं। जब IIT, IIM से लेकर मेडिकल कॉलेजेस की परीक्षा अपनी भाषाओं में होने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसे देश के गांव-गांव से प्रतिभाएं आगे आएंगी। वो माहौल है। इन सबके साथ राजभाषा विभाग का काम तो महत्वपूर्ण है ही। माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने खुद, उनके मंत्रालय ने जिस रूप में काम किया है वो अद्भुत है। मैं कुछ उल्लेख बहुत संक्षेप में करना चाहूंगा। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण, 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। ये सारे प्रयास बता रहे हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार राजभाषा समेत भारतीय भाषाओं को बढ़ाने में कितनी प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में भारत सरकार की भाषिणी एक गेम चेंजर है। इसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके भाषाओं के बीच की दूरी को खत्म कर सके। आप सबको जानकारी होगी कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वां खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है। राजभाषा में कामों को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना शुरू हुई है। इसके तहत ज्ञान विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ऐसे अनेक काम है जो बदलते हुए समय के अनुसार राजभाषा विभाग ने किए। यानी टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को बदल रही, उस टेक्नोलॉजी से जुड़ करके कैसे सारी भाषाएं समृद्ध हो रही हैं, ये प्रयास राजभाषा विभाग द्वारा हो रहा है। विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ 2.0, 14 भाषाओं में लीला राजभाषा व लीला प्रवास शिक्षण पैकेज, ई सरल हिंदी वाक्य कोश और हिंदी शब्द सिंधु हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया है। ये सब फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये सारी भाषाओं को हमें एक कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं और हमें भाषाई अर्थ में अपनी अस्मिता को ताकत दे रहे हैं। हिंदी शब्द सिंधु में शब्दों को खोजने के लिए 22 भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सके, राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयास कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार के स्तर पर सुदृढ़ सार्वभौमिक अनुवाद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग का गठन हो रहा राजभाषा विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके माध्यम से किसी भी भारतीय भाषा के पत्र को बहुभाषा में तत्काल अनुवादित किया जा सकेगा। इसे 15 भारतीय भाषाओं में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के साथ उनकी प्रथम आधिकारिक भाषा में पत्राचार किया जा सकेगा। इसका दूरगामी महत्व समझिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अलग अलग कि हमारी भाषा में केंद्र सरकार जवाब दे, इंस्टेंट आपको जवाब मिलेगा। वो दौर दूर नहीं जब टेक्नोलॉजी संभव कर रही है कि मैं अपनी भाषा में बोलूं, आप अपनी भाषा में सुने उसी वक्त। ये भाषा को लेकर के जो चीजें चलती हैं वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है, उसके लिए सरकार कदम उठाई है और सारी भाषाओं को महत्व देते हुए ये अद्भुत काम इस देश में हुआ है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, और अपनी भाषाओं में कारोबार होना ताकत देता है देश को कम समय में समृद्ध होने के लिए। आपने सुना बहुत बढ़िया पवन कुमार जी से कैसे मिशनरियां आई। उनमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, कुछ मिशनरियां जब आई तो सबसे पहले उन्होंने सूरत और मुंबई में जो बम्बैया हिंदी कहते हैं, इन सब का उन्होंने ग्लॉसरी निकाला कि कैसे लोगों से उनकी बोलचाल की भाषा में हम बात करें ताकि हम कारोबार बढ़ा सकें। तो अपने देश की आर्थिक ताकत को उभारने के लिए जिस दिन हम लोग अपनी भाषा में सब लोग एक दूसरे से संपर्क करने लगेंगे, उसमें दिन हमारी
आत्मगौरव, अस्मिता के साथ साथ हमारी समृद्धि कितनी बढ़ेगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में जितने विकसित देश हैं सबने अपनी भाषा के में विकास के लक्ष्य को पाया है। अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, सबको देखें। इजराइल बड़ा मामूली छोटा सा देश है, उस देश में अब तक 12 लोग नोबेल प्राइज जीते हैं, उन्होंने हिब्रू में काम करके ये पाया है। जापान में देखिए, फ्रांस में देखिए, अपनी भाषा में काम करने से हमारे बच्चों की मौलिक प्रतिभा उभरती है। ये नई भाषा नीति में आज संभव हुआ है। इसलिए हमें अपने समय के साथ कॉल सेंटरों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एआई, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस आदि में जो नए प्रयोग और शोध हो रहे हैं उन्हें अपनी भाषाओं से हम जोड़ें और उसके माध्यम से आगे बढ़े। यह मैं अंत में कहना चाहूंगा कि राजभाषा विभाग को इस ऐतिहासिक अवसर पर पुनः बधाई। आजादी के अमृत काल में जब हम 2047 तक विकसित राष्ट्र के सपने के साथ काम कर रहे हैं, कामना है कि 2047 तक जब भारत दुनिया का सिरमौर देश बने तो हमारी सभी भाषाएं दुनिया में एक अलग पहचान, ताकत और सरोकार के साथ मौजूद रहे। हमें विश्वास है कि राजभाषा विभाग के पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह प्रयास साकार और संभव होगा। जय तेलुगु, जय भारतीय भाषाएं, जय हिंदी, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी। आपकी विद्वता, आपके उद्बोधन ने हम सबको सदैव प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, मार्गदर्शन दिया है। आज भी इस प्रेरक वक्तव्य के लिए, उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय हरिवंश जी का। देवी सज्जनों, मन में देश सेवा का संकल्प हो, जन कल्याण की प्रबल इच्छा हो और इन सबके लिए कठिन परिश्रम करने का एक उत्साह हो मन में, सब कुछ आपको ये सारा जो रूप है, स्वरूप है, ये माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में जो हम हमेशा पाते हैं और हम सबको हमेशा उससे प्रेरणा मिलती है। वर्तमान में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में आपकी यात्रा उसी रूप में जारी है। अभी 2 दिन पहले ही आपने मंत्रालय के अंतर्गत एस्पिरेशनल डीएमटी प्रोग्राम को लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए। अब उसका उद्देश्य देखिए, क्योंकि ये सोच उनकी हमेशा से रही है, माइनिंग से जुड़े जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, पोषण को लेकर, मूल ढांचे को लेकर संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकें ताकि वहां के उन लोगों का जीवन बेहतर हो। यही सोच आपकी पहले भी संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में भारत सरकार में और वर्तमान में कोयला और खान मंत्री के रूप में आपके सार्वजनिक जीवन को हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। इसलिए आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री जी किशन रेड्डी गारू जी, उनके संबोधन के लिए। सबसे पहले जो आजाद के समय पे हमारे तेलुगु प्रांत से लेके देश के कोने कोने में जितने भी क्रांतिकारी थे सभी लोग, नारा एक ही था, वो हिंदी में भारत माता की, दो हाथ उठा के बोलना चाहिए, भारत माता की, वंदे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी और अजात शत्रु प्रमुख पात्रिकेयुडु మేధావి అన్ని పార్టీలతో కలిసిమెలిసి అత్యంత అద్భుతంగా రాజ్యసభను తన యొక్క చాతుర్యంతో అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు హరివంశజీ, అదేవిధంగా నమ్మిన లక్ష్య సాధన కోసం మడమ తిప్పకుండా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి కలిసి వస్తే స్నేహహస్తం, కాదంటే నిప్పు కణాలు వెదజల్లుతూ కదులుతూ సనాతన ధర్మంపై అచంచల విశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి
పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ के प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर माणिक्यांबा जी, तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी, राजभाषा के विभाग सचिव श्रीमती अंजुली आर्या जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जी, विभिन्न मंत्रालय के अधिकारीगण और होम मिनिस्ट्री के अलग अलग पैरामिलिट्री के अधिकारीगण और पैरामिलिट्री के फोर्स, पत्रकार मित्रों, आज इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी देवियों और सज्जनों, मी अंदरिकी ఈరోజు नमस्कारम, सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले इस शहर से मैं पार्लियामेंट सदस्य के नाते आज देश का सेवा करने के लिए मौका दिया हमारे हैदराबाद के जनता, उस हैदराबाद के आने के लिए आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष राज्यभाषा विभाग स्थापना की स्वर्ण जयंती देश भर में सभी केंद्र सरकार का हो, प्रांत सरकार का हो, सभी मिलकर मना रही हैं। राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह का पहला कार्यक्रम 26 जून को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसी परंपरा के दूसरा कार्यक्रम दक्षिण भारत में हैदराबाद में आयोजित करना बहुत खुशी की बात है। इसके लिए भारत के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी को दक्षिण भारत के जनता की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से, हैदराबाद के जनता की ओर से इस कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, इस राज्यभाषा विभाग का 50 वर्षों की यात्रा किसी भी संस्था के लिए गौरवशाली यात्रा में एक मील के पत्थर साबित होते हैं। इसीलिए इस स्वर्ण जयंती समारोह अपने गौरवशाली यात्रा को याद करने का एक अवसर है। इसके साथ इस 50 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का विचार विमर्श करने के लिए समय है। मित्रों, इस 50 सालों में हिंदी को शासन प्रशासन की भाषा बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक विशेष कार्यक्रम किया है। अलग अलग जगह राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी को खिलाफ करने के बाद भी आज देश के जनता आज हिंदी को राजभाषा के रूप में मन से अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए आजाद के बाद पहली बार स्वर्णिम काल चल रही है। पिछले एक दशक में राजभाषा विभाग ने भारतीय भाषाएं और हिंदी की सक्रियता बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किया है। मुझे लगता है कि हमारे भारतीय सभ्यता, हमारा भारतीय समृद्धि, हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय का महान परंपरा और प्राचीन विरासत को मजबूत करने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने कहा, मातृभाषा का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, उनके सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बात की है। महान वैज्ञानिक आदरणीय सीवी रामन ने कहा था कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स की पढ़ाई
मातृभाषा में होना चाहिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जी ने कहा, मैं एक अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में की। संविधान का निर्माण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी मातृभाषाओं का पढ़ाई प्रोत्साहन के लिए बार बार बताते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार भारत की राज्य भाषा हिंदी में भाषण देकर भारतीय भाषा के गौरव दिलाया। वैसा ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री लगभग मोर देन 70 देशों के टूर किया है। 70 देशों में किधर भी गए, 17 पार्लियामेंट्स में, अलग अलग देशों के पार्लियामेंट में वो भाषण दिया है। सभी जगह भारत की राज्य भाषा हिंदी में बोले हैं। आज विविधताओं में के बाद भारतीय भाषाओं की भावना एक ही है। देश पर प्रेम हो, देशभक्ति का प्रदर्शन हो, भारतीय संस्कृति का गौरव हो, आजाद के आंदोलन में वंदे मातरम भारत माता जी का जय नारा हो, ये सब भारत की सभी भाषाओं का एकता भावनाओं को हिंदी दर्शाते हैं। भाषाएं अलग है लेकिन हर भारतवासी का भावना एक ही है। हिंदी में बोलते हैं, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक का यही हमारा विशेष है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन जन तक संवाद स्थापित करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे ले जाना हमारा हर भारतीय का आज प्रथम कर्तव्य है। साथ ही हिंदी और भारतीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करके देश की जनता को देशभक्ति के साथ जोड़ना है, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचय हो और उसे सरकार की योजनाओं के समझना हो, पूरा योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि भारत की एक एक भाषा अपना संस्कृति का आभूषण है। सभी भारतीय भाषा परस्पर एक ही परिवार जैसा है। इन परिवारों को बीच आपस में सहयोग से हो सकते तो, लेकिन कोई प्रतिस्पर्धा रहना नहीं। मातृभाषा का शिक्षा में संकल्प को साकार करने के लिए इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में आज मेडिकल शिक्षा का शुरुआत की है। राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका को हमें चाइना, कोरिया, रशिया, फ्रांस, जापान जैसा इजराइल देशों से सीखना है। उस देशों के लोगों को इंग्लिश आते हैं, मगर वो लोग कभी भी ऑफिशियल एक्टिविटी में हिंदी में बात नहीं करते। रशिया के अध्यक्ष हो, चाइना का प्रेसिडेंट हो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी टूर करते हैं, जो भी संदेश देते हैं, सिर्फ उनका राज्य भाषा की ही बात करते हैं। अपने ही देश में हिंदी आने के बाद भी बहुत लोग अपना भाषा में बात करने के लिए शर्माते हैं। यह बहुत गलत है। अपना हिंदी भाषा सबसे मिलजुल कर एक करने वाले भाषा, सिंपल लैंग्वेज है। सीखने का आज हैदराबाद ही नहीं है, देश में अलग अलग जगह
हिंदी भाषा बात करने वाले नहीं है, ऐसा कोई शहर भारत में नहीं दिखता है। मित्रों, विकसित भारत की आज हम आगे ले जाना है तो सभी गरीब, अमीर, गांव, शहर सबको मिलकर ले जाना चाहिए। उस ले जाने के लिए, मिलकर ले जाने के लिए एक ही रास्ता है, राज्य भाषा। राज्य भाषा के साथ सब कुछ जोड़ने के लिए प्रयास करना है। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारे राज्य भाषा के साथ भी सभी भारतीय भाषाएं भी सुंदर है, खुशबू का फूल है, और इन फूलों के एकजुट मिलाकर सुंदर माला तैयार करने वाली धागा आज भारत में हिंदी है। इसीलिए सभी फूल है अलग अलग भाषा, उसका एक माला बनाना धागा है, वो हिंदी भाषा है। ये हम समझना चाहिए। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा ताकि हिंदी का विरोध का कोई भी आंदोलन हो वो राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। राज्य भाषा हिंदी भाषा को विवाद का नहीं, हमारी देश का ज्यादा लोगों का संवाद का माध्यम है और हमारे राष्ट्र की आत्मा है, ये लोग समझना चाहिए। मित्रों, संस्कृति हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, ओरिया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, बंगाली हो, जैसे अलग अलग मातृभाषा हमारी हजारों सालों से पुरानी और समृद्धि का प्रतीक है। ये भाषा ही देश के पहचान है और देश की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है। ये भाषा ही हमारे लोक संस्कृति का वाहक है। इस भाषाओं में हमारी मिट्टी की खुशबू है। ये भाषाएं अपनी क्षेत्रीय पहचान की साथ साथ राष्ट्रीय एकता का भी सशक्ति करती है। मुझे आज कहने में खुशी है कि देश की मातृभाषाओं का विस्तारों के लिए और विकास के लिए सरकार एक निष्ठ भाव से कार्य कर रहा है। तमिल काशी संगम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन से नॉर्थ और साउथ जो सबको मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, वो काशी तमिल संगम हो, काशी तेलुगु संगम हो और कश्मीर तमिल संगम हो, सौराष्ट्र तमिल संगम हो, ये सब कार्यक्रम भाषा और संस्कृतियों को विस्तार के लिए मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। आज देश में 11 भाषाएं ऐसी है जिन्हें सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। ये वो भाषा है जिनका भारत में कम से कम 1500 से 2000 वर्षों का इतिहास है। 2020 में भारत की नई राष्ट्र नीति मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने पर सरकार की दिशा में किए गए अलग अलग प्रयास है, जो शिक्षा नीति दर्शाती है। आज भारत का नेतृत्व हिंदी और भारतीय भाषाओं की संरक्षण के प्रतिबद्ध है। कुछ लोग भारतीय शिक्षा नीति को खिलाफ करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पहली बार भारत सरकार ने राज्य भाषा के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं को भी प्राधान्यता दे रही है। प्रांतीय भाषा में, मां का भाषा में, मातृभाषा में सभी लोग पढ़ना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार का निर्णय है। अंत में मैं आप सबसे और विशेष रूप से राजभाषा विभाग को इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपनी देश की 140 करोड़ भारतीयों का शुभकामनाएं देता हूं और अपने अनुरोध करता हूं कि अपने देश की भाषाओं का सम्मान करें और उनका अधिकाधिक उपयोग करें ताकि उनके कार्य करना सुगम रहे, क्योंकि राज्य भाषा उसकी उपयोग से आगे बढ़ती है। हमें याद रखना चाहिए अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग हमारे नैतिक जिम्मेदारी है। वैसा ही
हमारे राजभाषा का जिम्मेदारी भी हमारा ही है। हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का आधार भी है। इसीलिए हमारा इच्छा शक्ति ये हमारी मातृभाषाओं के, हमारे राज्य भाषाओं के स्थान दे सकती है, जिसके वो हकदार भी है। आइए आज इस कार्यक्रम से हम सब प्रेरणा लेके हम अपनी दैनिक जीवन में अधिक से अधिक राजभाषा का साथ साथ हमारे मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। आज मैं दक्षिण से इसी प्रांत से हूं। मैं लगातार कभी भी मैं सांसद में बात करता हूं, आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी मेरे को आशीर्वाद देते रहते हैं। आप दक्षिण से आए, हमारा मातृभाषा तेलुगु है, मैं हिंदी में कुछ पढ़ा है नहीं, मगर मैं राजनीति में आने के बाद सीखने के लिए प्रयास किया हूं। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, सीखना चाहिए, सीख सकते हैं। आज मैं तेलुगु भाषा से उत्तर प्रदेश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं, मेरा मातृभाषा से दिल्ली में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं, अलग अलग प्रांतों में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं, लोगों से बात नहीं कर सकता हूं, मगर इसीलिए मैं कुछ हिंदी सीखने के लिए प्रयास किया हूं, हिंदी में बात करने के लिए प्रयास करता हूं। इसके कारण मेरा कम्युनिकेशन देश भर से लोगों से होता है। इसीलिए ये कोई तेलुगु के खिलाफ नहीं है, मैं तेलुगु का आदमी हूं, मेरा मातृभाषा तेलुगु है, मेरा मां मेरे तेलुगु सिखाया, मगर मैं हिंदी में भी बात करता हूं। इसमें इसके कारण मैं तेलुगु के खिलाफ है ऐसा कोई भाषण कोई बोले बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं सभी लोगों से जो हिंदी के खिलाफ बात करते हैं, हिंदी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, ये भाषा का आंदोलन नहीं है, ये राजनीति का आंदोलन है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। राजनीति दृष्टि से ये खिलाफ करते हैं। जब भी इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ऐसे छोटे छोटे विषयों पर लोगों को भड़काने के लिए एंटी हिंदी ऐसे नाम पर भाषण देते हैं कुछ लोग, ये बिल्कुल गलत है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, खासकर कुछ प्रांतों में जो एंटी हिंदी का नाम पर आंदोलन करने के लिए सरकार का सत्ता का मिसयूज करते हुए जो काम करते हैं, उस प्रांत के लोगों से भी अनुरोध करता हूं, भाइयों बहनों, हम सब एक है। हमारा राष्ट्रभाषा, हमारा राज्य भाषा हिंदी है, हमारा मातृभाषा तमिल है, हमारा मातृभाषा कन्नड़ है, हमारा मातृभाषा मलयाली है, हमारा मातृभाषा तेलुगु है। हम सब सीखकर मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी शब्द के साथ फिर एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित करने के लिए जो राजभाषा समिति निर्णय किया है, मैं उनको भी खासकर आदरणीय होम मंत्री अमित शाह जी को मैं हृदय से, हमारे हैदराबाद के तेलंगाना के जनता की ओर से, दक्षिण प्रांत के जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, दक्षिण भारत के लोग मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भी सीखेंगे, हिंदी भी भाषण करेंगे, हिंदी बात करेंगे, हिंदी में आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास है। विश्वास के साथ फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की। ధన్యవాదాలు जी किशन रेड्डी गारू जी, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री। आज मुख्य अतिथि के रूप में आपका यहाँ आगमन और आपका उद्बोधन हम सबको प्रेरित उसने किया है और भविष्य के लिए एक नई दिशा और नई ऊर्जा भी दी है, एक नई सोच दी है। हृदय से आभार आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री। दिव्य सज्जनों, इस आयोजन में गरिमामयी उपस्थिति माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी की, उनकी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं और उनका भी आभार आपके करतल ध्वनि के साथ करना चाहते हैं। श्री पवन कल्याण गारू जी, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, उनके भावपूर्ण उद्बोधन और उनकी स्नेहिल उपस्थिति के लिए भी उनका हृदय से आभार। प्रोफेसर माणिक्यांबा, प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी,
और साथ ही मंच पर विराजमान श्रीमती अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा विभाग, डॉक्टर मीनाक्षी जोली जी, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, और आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए आइए आप सबसे निवेदन करें, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। देवी सज्जनों, सभी से प्रार्थना है कि सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार हृदय से। राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह कोटि संवाद के अंतर्गत उद्घाटन सत्र को हम यही संपन्न करते हैं। आप सबके लिए जरूरी सूचना भी है, लेकिन आभार बहुत बहुत मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथियों का। पहले मंच पर हमारे अतिथि प्रस्थान करेंगे, उसके बाद आप सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ, एक समूह चित्र यहाँ पर मंच पर सभी अतिथियों का होगा। और आपको ये मैं बता दूं, अभी इसके बाद आप सभी हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान के बाद आप भी भोजन के लिए पधारेंगे और 2:30 बजे से पहले लगभग 2 और 2:15 के बीच में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं का जो अंतर संबंध है उसको लेकर एक चर्चा